हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग सांख्यिकी पाठ 1 परिचय से संबंधित कुछ बातों को। आज हम लोग फ्रेंड्स सांख्यिकी से रिलेटेड हम लोगों ने एमसीक्यूज़ देखा और इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी पाठ 1 का परिचय उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसे आप लोगों को याद करना है, उसे थोड़ा अंडरस्टैंड करना है और वीडियो देखते समय कॉपी कलम साथ में रखें, नोट डाउन भी करें ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो बुक आप लोग रीडिंग करना, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है अर्थशास्त्र। इसका अध्ययन है कि कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए तथा उनका वितरण समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं कि कोई व्यक्ति या समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग अल्टरनेटिव यूजेस वाले दुर्लभ संसाधन अर्थात स्कैरसिटी रिसोर्सेज जो होती हैं उसका प्रयोग कैसे करें अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, और उसका वितरण समाज में अलग अलग व्यक्तियों और समूहों के बीच उपभोग के लिए कैसे करें। तो इन सब बातों का अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है उपभोक्ता। एक उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता का मतलब है कंज्यूमर, इंग्लिश में हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। एक उपभोक्ता वह होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा व्यय करके वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं का उपभोग करता है। दोस्तों, उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं का उपभोग करता है और वस्तुओं का उपभोग करने के लिए वह मुद्रा का व्यय करता है। मुद्रा का व्यय करके वह वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, यानी कि उसका उपभोग करता है। उत्पादक, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक वह है जो आय के सृजन के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादक का उद्देश्य होता है आय का सृजन करना और इसके लिए वह वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। आसान से शब्दों में लिखा गया है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। सेवा प्रदाता जो सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में है। तो सेवा प्रदाता है वह है जो किसी को भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा प्रदान करता है। मतलब वह व्यक्ति जो किसी को भुगतान के बदले में किसी किस्म की सेवा देते हैं उसे हम लोग सेवा प्रदाता कहते हैं। सेवा धारक वह है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं। सेवा धारक क्या होते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं और इसके लिए मजदूरी या वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करते हैं। जैसे कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, वो कारखाने में काम करते हैं, उनके काम करने के बाद जो पारिश्रमिक दी जाती है वो उनकी मजदूरी जो वेतन के रूप में दी जाती है, वो सेवा धारक हो जाते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं? वे सभी गतिविधियाँ जो जीविका अर्जित करने हेतु की जाती हैं। उदाहरण जैसे एक कारखाने में कार्यरत श्रमिक। इसका उदाहरण इसलिए दिया गया है कि जो कारखाने में जो श्रमिक काम करते हैं वो आर्थिक गतिविधि करते हैं। आर्थिक गतिविधि मैंने एमसीक्यूज में भी बताया अभी कि वैसे कार्य जिसको करने के बाद आपको आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। नेक्स्ट है गैर आर्थिक गतिविधियाँ। वे गतिविधियाँ जो धन के सृजन से संबंधित नहीं हैं, मतलब वैसे कार्य जिससे धन की प्राप्ति नहीं होती। जैसे एक अध्यापक द्वारा अपने स्वयं के पुत्र को पढ़ाना। एक अध्यापक है और वो अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो उससे
किसी तरह की आय की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस तरह के कार्य को गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। जैसे एक बच्चे का पालन पोषण माँ के द्वारा किया जाना। एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो वो गैर आर्थिक गतिविधि में आता है। आगे है मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ। कौन कौन से मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ हैं? तो अर्थशास्त्र में हम लोग 3 तरह की मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ पढ़ेंगे। पहला है उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा वितरण। आप लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 परिचय, उस किताब को पढ़ना है। इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये 3 क्रियाएं हैं जो मुख्य आर्थिक गतिविधियां मानी जाती हैं। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं दुर्लभता। दुर्लभता मांग की अपेक्षा पूर्ति की सीमितता से होता है। मतलब मांग की अपेक्षा पूर्ति की सीमित होना। मांग तो हो रही है पर पूर्ति बहुत सीमित है, उसको दुर्लभता कहते हैं। दुर्लभता को इंग्लिश में स्कैर्सिटी कहते हैं। आगे सांख्यिकी। संख्यात्मक विवरणों के सुव्यवस्थित विवेचन को हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का अगर साधारण सा परिभाषा देखा जाए तो सांख्यिकी क्या करती है, जो संख्यात्मक डेटा दिया जाता है उसको एक सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से वर्णन करना ही सांख्यिकी कहलाता है। यहाँ इसके बारे में कुछ बातें हैं। जैसे पहला, एक वचन के अर्थ में सांख्यिकी का सरोकार यानी कि सांख्यिकी का संबंध परिणात्मक सूचना के संग्रहण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा विश्लेषण और चौथा निर्वचन से होता है। अर्थात सांख्यिकी का संबंध होता है सूचना को संग्रहण करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना यानी कि पहले उसको कलेक्शन करना, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करना, फिर उसे एनालिसिस करना और लास्ट में आता है निर्वचन करना। ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सांख्यिकी में महत्वपूर्ण होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है बहुवचन के अर्थ में क्या प्रयोग है सांख्यिकी का। संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण से होता है। जो संख्यात्मक तथ्य दिए गए हैं बहुवचन के रूप में अगर देखा जाए तो सिर्फ संग्रहण से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी आंकड़े। तो सांख्यिकी आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? पहला देखते हैं परिमाणात्मक आंकड़े। इसके अंतर्गत छात्रों के अंक, व्यक्तियों की ऊंचाई, इस तरह के तथ्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़े जैसे सुंदरता, ईमानदारी, गुणों से संबंधित होते हैं, इसे हम गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। तो सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं परिमाणात्मक आंकड़े हैं और गुणात्मक आंकड़े हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सांख्यिकी के कार्य। तो सांख्यिकी के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो पहला है जटिल तथ्यों को सरल करना। जो जटिल तथ्य दिए गए हैं, जो डेटा दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जो अरेंज्ड नहीं हैं, उनको सरल रूप में प्रस्तुत कर देना। दूसरा, तथ्यों को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत करना। निश्चित स्वरूप मतलब एक क्रम में उसे प्रस्तुत करना। तीसरा, नीति निर्माण में सहायता करना। चौथा, पूर्वानुमान में सहायता करना, मतलब अनुमान लगाने में भी ये सहायता करते हैं। पांचवा, तथ्यों की तुलना करना। जो तथ्य दिए गए हैं उनको आपस में तुलना करने के योग्य बनाता है सांख्यिकी। छठा है व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाना। सांख्यिकी व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने में बहुत हद तक मदद करता है। आगे है सांख्यिकी का महत्व। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के क्या महत्व हैं? यहाँ पे मैंने कुछ बिंदुओं को लिया है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, किताब ज़रूर आप लोग पढ़ें। आप जितना बुक्स रीडिंग करेंगे आपका नॉलेज उतना ही इंक्रीज़ होगा। तो क्लास 11th का पार्ट 1 परिचय सांख्यिकी को आप लोग पढ़ें। इसमें ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे।
अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। पहला, अर्थशास्त्र की प्रत्येक शाखा इनके विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी से सहायता लेती है। अर्थात अर्थशास्त्र के प्रत्येक शाखा यानी कि अर्थशास्त्र में जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें हम लोग उनके विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों का, इकोनॉमिक थ्योरी का जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी की मदद ली जाती है। तो अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, आर्थिक समस्या को समझने और हल करने में सहायता करता है। सांख्यिकी क्या करता है कि आर्थिक समस्याएं जो हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसे समझने में, उसे हल करने में हमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है बाजार संरचनाओं का अध्ययन। सांख्यिकी हमें अर्थशास्त्र में बाजार की संरचनाओं के अध्ययन करने के योग्य बनाता है। चौथा है गणितीय संबंध स्थापित करने में सहायता करती है। सांख्यिकी गणितीय संबंध स्थापित करना यानी कि गणितीय जो विधियां हैं उनके अंतर्गत संबंध स्थापित करने में बहुत हद तक मदद करता है। और पांचवा है विभिन्न आर्थिक अवधारणाओं के व्यवहार के अध्ययन में सहायक। मतलब बहुत सारे ऐसे अवधारणाएं हैं जो आर्थिक अवधारणाएं हैं, उनके व्यवहार के अध्ययन में सहायक होता है। और आज लास्ट इसका पॉइंट है सांख्यिकी की सीमाएं। दोस्तों, सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं, जैसे गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता। ये गुणात्मक जो घटनाएं होती हैं उससे संबंधित इनका कोई भी संबंध नहीं होता और ना ही इसका अध्ययन करता है। दूसरा, व्यक्तिगत इकाइयों से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा, निष्कर्ष सिर्फ औसत रूप में सत्य होते हैं। सांख्यिकी में औसत रूप में निकाले गए निष्कर्ष को सत्य माना जाता है। अगला देखते हैं, केवल विशेषज्ञ की इसका सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनको ही सांख्यिकी के प्रयोग का सही जानकारी होता है और वो सही तरीके से इसका प्रयोग कर पाते हैं। सांख्यिकी आंकड़े एक समान और समरूप होने चाहिए। सांख्यिकी आंकड़े जो होते एक समान होने चाहिए, समरूप होने चाहिए, ये इसकी सीमाएं हैं। और सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। ये लास्ट पॉइंट है कि सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा परिचय चैप्टर क्लास 11th सांख्यिकी के संबंध में कुछ बातों को। आप बुक्स पढ़ें और इन टॉपिक को कॉपी में आप लोग नोट करें। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।